देखो, एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में लास्ट क्लास, तो शायद एक दो लोग किए होंगे, बाकी लोगों को डाउट है, तो अभी वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम 2000 में आया हुआ है। क्वेश्चन का एक लाइन है, जो फर्स्ट लाइन वो मेंशन कर रहा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टीकू लिमिटेड, a company which is incurring losses for the last 2 years। 2 साल से कंपनी का लॉस चल रहा है, और जब भी कंपनी की लॉसेस चलती है तो वो अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम एडॉप्ट करता है ना। चैप्टर का डिस्कशन आप लोग समझ चुके हो, एंट्रीज वगैरह भी समझ गए हो। लास्ट डे सम्स में भी कुछ लोग आए थे तो वो भी देख चुके हैं, है ना। अभी हम लोग इस सम्स को ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कस किया था, फिर भी एक दो लोगों ने कहा है कि डाउट आया है करने में, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, पूरा शुरू से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक बैलेंस शीट दी हुई है, दिख रहा है आपको। बैलेंस शीट का फिगर बहुत केयरफुली देखिएगा, इससे क्या होता है ना कि जब फिगर लिया जाता है सॉल्यूशन करने के समय तो डाउट नहीं आती कि कहां से अमाउंट लिया जा रहा है। बैलेंस शीट में हमारा दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी, और मैंने आपको एक और बात कही थी कि बार बार आप लोग बैलेंस शीट को ना बहुत केयरफुली पढ़िएगा। क्यों? आपको कंपनी फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको अगर सारा स्टेप हेडिंग वगैरह याद है तो उस समय ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे एग्जाम के पेपर में भी क्या होता है, किसी न किसी चैप्टर का बैलेंस शीट दिया ही रहता है, तो उतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई बच्चा हेडिंग वगैरह भूल भी जाता है तो उसको पेपर में ही मिल जाएगा बैलेंस शीट की कैसे स्टेप लिखना है, समझ रहे हैं। लेकिन सारी चीज तो नहीं मिलेगी ना, कोई कोई चीज मिसिंग भी हो सकता है। वो दूसरा क्वेश्चन का बैलेंस शीट है, आपका दूसरा क्वेश्चन का बैलेंस शीट बनाना है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी भी लेकर जानी चाहिए, समझ रहे हैं। अभी जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में आप देख रहे हो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में हमारा दिया हुआ है शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल का क्या है, नीचे नोट बना हुआ रहता है जिसमें डिटेल लिखा रहता है कि कितना कितना शेयर है। इसमें शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 जो दिया है वो नीचे आ जाओगे नोट्स टू अकाउंट में तो दिखेगा तुमको कि शेयर कैपिटल है सब्सक्राइब वाला। पॉइंट नंबर ए में लिखा है इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, देखा कितना है 6 लाख का। और उसके नीचे बी नंबर पॉइंट में लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, कितने का है 3 लाख का। मतलब एक 10 रुपया वाला और एक 100 रुपया वाला है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद वापस बैलेंस शीट में देखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें भी लिखा है नोट नंबर 2, मतलब वहां जो रिजर्व एंड सरप्लस ब्रैकेट में लिखा ना 1,75,000, वो पूरा नोट में डिटेल में बताया है कि वो लॉस कैसे आया। तो आप वापस नीचे आ जाओ और नोट में देखो रिजर्व एंड सरप्लस, एक कैपिटल रिजर्व लिखा है 2,50,000 का, ठीक है। एक्चुअल में ये कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, देखो इधर ये जनरल रिजर्व का फिगर है, मिसप्रिंट हो गया, समझ रहे हैं। वो मैं बता दे रहा हूँ क्यों ऐसा है, क्योंकि आप अभी आगे पढ़ोगे ना सम्स, तो वहां पर तुमको जनरल रिजर्व का डिस्कशन मिलेगा। तो या तो नीचे कैपिटल रिजर्व हो या तो वो ऊपर जनरल रिजर्व हो, समझ रहे हैं। और इतनी अंडरस्टैंडिंग इस ईयर तक आते आते लोगों के अंदर हो जानी चाहिए कि एक दो वर्ड अगर ऊपर नीचे दे दिया तो ऐसा नहीं कि वहां पर हो हल्ला मचाएंगे कि ये सब गलत दे दिया है। हम लोग ये एडजस्ट कर लेते हैं कि फिगर अगर वर्ड वगैरह में थोड़ा बहुत चेंज है तो उसके हिसाब से चेंज करके हम अपना ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी बात पूरी क्लियरली समझ नहीं आई है तो अभी जैसे ही मैं एडजस्टमेंट में आऊंगा आपको मेरी बात पूरी क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है साहिल? ठीक है ना सर? ओके। मुझे अजीबोगरीब निगाहों से देख रहा है, एक बार हमारी तरफ एक बार उधर, तो इसलिए हमको लगा कि शायद कुछ असुविधा चल रही है, ठीक है। तो इशारों में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कभी कभी जरूरत पड़ने पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी करते हैं, होता है कि नहीं। खास करके भीड़ भाड़ वाले माहौल में जब दो जुगलबंदी लोगों की बात करनी होती है तो इशारों में ही बात होता है,
होता है कि नहीं? तो इशारों की भाषाएं भी कभी कभी काम में ले लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर देखो अभी क्या है कि हमारा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दिख गया, रिजर्व एंड सरप्लस में हमको दिख गया कि कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व जो भी बोलो हमारा कितना है 2,50,000 का, और उसके नीचे बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 4,25,000 का। दिखा? क्लियर है? इन दोनों को एडजस्ट करके आया 1,75,000 जो ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया है। इसके बाद आपको मिल रहा है नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में आप देखिएगा एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। कितने का बोरोइंग्स है? 6% डिवेंचर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप, 1 लाख का डिवेंचर है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में आपके पास ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स है 3,25,000 की। लायबिलिटीज देख लिए, क्लियर है? एसेट्स में आप देखोगे तो आपको नॉन करेंट एसेट्स में मिलेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी हम लोगों का दिया हुआ है 6,90,000 का। करेंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, इतने आइटम्स हम लोगों को जनरली हर सम्स में मिलती ही है। अब हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले नीचे जो फर्स्ट लाइन लिखा है नोट में, वो क्या लिखा है? पढ़ो पाओगे निधि? निधि पढ़ पाओगे क्या? पढ़ो एक बार। प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर फॉर 2 इयर्स। ओके, 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है। अगर आपने सारा रूल्स दिमाग में रखा है तो ये लाइन पढ़ते ही आपके मन में आ जाएगा कि अगर इसका पेमेंट किया गया या इसका कुछ चेंजेस किया गया, इसके बदले कुछ सिक्योरिटीज वगैरह इशू किया गया कंपनी के द्वारा, तो उसकी एंट्री बनेगी। लेकिन अगर सम्स में ये मेंशन कर दिया या कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों का जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर है वो कैंसिल कर देंगे, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। मतलब उसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? The director decided upon a scheme of reconstruction with the reconstruction of capital and it approved of the following terms. ओके, अच्छा देखो एक बात बता दें आपको, अभी क्या है कि ये सम्स हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके थे, है ना? तो ऑलरेडी हम लोगों का पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं और उसकी एंट्री करते जा रहे हैं, समझे? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि मैं पहले भी बताया हूँ कि आपका तरीका क्या होना चाहिए कि पहले पूरा सम्स पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पहला एक एडजस्टमेंट दिया, उससे रिलेटेड कोई बात 3 लाइन के बाद मेंशन करता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उसकी एंट्री करते चले जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी क्वेश्चंस हम लोगों की एक बार ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना? अब देखो पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है, पढ़िएगा केयरफुली। Equity share be converted into the same number of equity share of each face value as to reduce the paid up equity capital by 30%. बस इक्विटी शेयर के बारे में बोला, जो कि आपका 10 रुपया वाला ऊपर में था, कि वो रिड्यूस हो जाएगा सेम नंबर ऑफ शेयर्स में, नंबर चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितने के द्वारा रिड्यूस हो रहा है? बाय 30%। बाय 30% बोला, मतलब 100 का चीज 30 से घट के 70 हो जाएगा। या आप बोल सकते हो 10 का चीज है तो 30 से घट के 7 रुपए का हो जाएगा। समझ रहे हैं? 3 रुपया घट के चला जाएगा किसमें? कैपिटल रिडक्शन में। अब देखिए आप लोग धीरे धीरे आ रहे थे, तब तक मैंने कुछ एंट्रीज लिख ली थी, है ना? अमाउंट नहीं लिखा था, क्योंकि कैलकुलेशन में समझने की चीज होती है। एंट्री तो आप लोग फर्स्ट क्लास से देख रहे हो, दिमाग में आ गया होगा, है ना? तो देखो डेट कुछ नहीं दिया हुआ था तो क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने। इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड कितने का था? 10 रुपए का। डेबिट अमाउंट जरा बताना कितने का था? 6 लाख का। अच्छा 6 लाख को तुम 10 से डिवाइड कर दोगे तो 60,000 शेयर होगा ना? और 60,000 शेयर अब 30% से घट के 7 रुपया का हो गया, तो 60,000 शेयर 7 रुपए के हिसाब से कितना होगा? 742 4,20,000। 60,000 इंटू 7 कर दोगे, अब 7 रुपया का हो गया। और जो 3 रुपया से घट गया 30%, वो चला जाएगा किसमें? कैपिटल रिडक्शन। 60,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 1,80,000।
क्लियर है? नरेशन तो आप लोग वही लिख दोगे जो जनरली लाइन में लिखा रहता है ना। देखते हैं, हम कुछ लोग लिखने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो आपको पूरा फॉलो करना चाहिए। जैसे लिख दिए, बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड इनटू सेम नंबर ऑफ शेयर्स बाय 30% एज पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। जैसे लास्ट में ना ये वर्ड ऐड करोगे, एज पर कैपिटल रिडक्शन स्कीम या एज पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम या एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट, ये वाली लाइन समझ रहे हैं हर नरेशन के एंड में। अब दूसरा वाला एक बार पढ़ के देखते हैं, तुम पढ़ो शायद। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? Differential to be converted into same number of preference share of ₹60 each fully paid up. ये तो साफ साफ बोल दिया, नंबर सेम रहेगा। 100 रुपए का था, अब कितने का हो जाएगा? 60 का। पहले प्रेफरेंस शेयर सम्स में देखो कितना था नोट में? नोट में 3 लाख। 3 लाख का है, वो 100 रुपया वाला है, तो यहाँ हम लोग डेबिट में लिख रहे हैं 3 लाख। अच्छा देखना बाबू, ये डेबिट में लिख रहे हैं ना 3 लाख, समझ लोगे थोड़ा। जैसे इसके सामने होना चाहिए था, थोड़ा सामने ही लिख देते हैं, तुम समझ जाना कि डेबिट का है ये। डीआर साइड में लिख दीजिए सर। हाँ, आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो किया गया है, ठीक है। 3 लाख का हम लोगों का प्रेफरेंस शेयर है। 3 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3000 शेयर होगा ना। और अब वो हो गया 60 रुपया वाला, तो 3000 इंटू 60 करोगे तो 6×3=18 होता है, 1,80,000। तो बाकी जो बचेगा वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, कितना? 1,20,000। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आप पढ़ो रिया, तीसरा एडजस्टमेंट क्या लिखा है? बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू बी यूटिलाइज्ड इन फुल। जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज करना है। मैं फिर से बता दूं, ऊपर में हम लोगों का कैपिटल रिजर्व लिख दिया था, समझ रहे हैं? नीचे लिख दिया जनरल रिजर्व। तो यहीं पे जो हो हल्ला मचाना है, जिनको मचाएंगे, गलत गलत दे दिया, कुछ नहीं है, हो सकता है मिसप्रिंट, समझ रहे हैं? ऊपर में कैपिटल रिजर्व की जगह जनरल रिजर्व का फिगर हो। जनरल रिजर्व जो है उसको बोला है कि कंपनी पूरा यूज कर लेगी, मतलब वो फंड लेकर जो भी लॉस वगैरह है वो एडजस्ट करने में ले लेगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, देखो इधर, यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, इसकी एंट्री हम लोग 2 जगह कर सकते हैं, समझे? एक तो हम यहीं पर कर सकते हैं कि जनरल रिजर्व का पैसा लेके अपने फंड में डाल दें। फंड हमारा कौन सा है? कैपिटल रिडक्शन, समझ रहे हो? यहीं पे करते हैं। और दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने जब एंट्रीज लिखवाई थी ना, तो उसमें मैंने क्या किया था, ये जनरल रिजर्व को एट द एंड एकदम रिकॉर्ड करवाया था। मैंने जब कैपिटल रिडक्शन पूरा यूज किया जाता है उस समय की एंट्री में इसको लिखवाकर यूज करवाए हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप इसको कैपिटल फंड में डाल दो, कैपिटल रिडक्शन में डाल दो और वहां से यूज कर लो, और या फिर इसको लास्ट में अलग से यूज कर लो। दोनों ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, डाउट हो रहा है कुछ? तुम इसको अलग से पूरा यूज कर लो या कैपिटल रिडक्शन में डाल के यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको किसी जगह पे दिखे कि हम अलग से यूज कर रहे हैं, सोचना हो सकता है, और कहीं आपको दिखे कि ये जनरल रिजर्व को बोला है यूज करने के लिए, तो कैपिटल फंड में या कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया गया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो हम लोग जनरल रिजर्व को पूरा का पूरा यूज कर ले रहे हैं, किसमें लेकर? कैपिटल रिडक्शन में। कितने का जनरल रिजर्व है? 2,50,000 मिला, और फंड में चला गया कैपिटल रिडक्शन में कितना? 2,50,000। जनरल रिजर्व अकाउंट इक्वल टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है? इसके बाद एक एडजस्टमेंट है डिवेंचर वाला। यहीं पे कुछ लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, समझ रहे हैं? देख लेते हैं पढ़ के। पढ़ो अनिकेत, क्या लाइन लिखा है? Debenture to be converted into such number of 8% debenture of ₹5 each as to generate the same amount of interest as before. ये लाइन की मीनिंग आपको क्या बताई गई थी?
पहले आप एक बार बैलेंस शीट में जाकर देख लो, डिवेंचर तुम्हारा है 6% डिवेंचर, 100 रुपया ईच करके 1 लाख का। ठीक है, आप अपने दिमाग में तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है। 1 लाख का डिवेंचर है, 6% का तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है, 1 लाख का 6% कितना आएगा? 6000 आया। अभी वो क्या बोल रहा है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब ये 100 रुपए वाला डिवेंचर को 50 रुपीज वाला कर देगा, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जितना इंटरेस्ट पहले मिलता था उतना ही इंटरेस्ट अभी भी मिलना चाहिए। और एक चेंजेस किया है, पहले 6% का डिवेंचर था, अब 8% का डिवेंचर कर दिया। सुने, ये स्टेटमेंट था, मैं लाइन फिर से एक बार बोल दूं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। 1 लाख का डिवेंचर है, 100 रुपए का रेट है और 6% इंटरेस्ट रेट है। 1 लाख का 6% कितना हो रहा है? 6000। अब बोल रहा है क्या कि हमारा जो 6% वाला डिवेंचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 8% में, और 8% में कन्वर्ट होने के बाद इसकी रेट हो जाएगी 50 की। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि जितना इंटरेस्ट पहले मिलता था 6000 रुपया, अभी भी उतना ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? ये बेसिक कैलकुलेशन है यूनिटरी मेथड की। मैं आपको छोटा सा लाइन लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि कभी कभी बातें जो है ना जब ओरल बोली जाती है मुंह से तो समझ में नहीं आती। देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये लाइन दिख रहा है? हमारा 1 लाख का 6% कितना आ रहा है? 6000। अभी हमको 6000 ही इंटरेस्ट लेना है, लेकिन उसका रेट अब चेंज हो जाएगा 8% के हिसाब से। तो आप तो ऐसा बोल सकते हो, therefore amount of 8% डिवेंचर issued आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अब ये जो 6000 का इंटरेस्ट है वो 8% के हिसाब का है। तो ये अगर 8 का वैल्यू है और हमको फुल वैल्यू चाहिए, फुल वैल्यू मतलब कि टोटल अमाउंट कितने का होगा। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन में फुल वैल्यू को हम लोग कितना मानेंगे? 100। तो अगर ये 6000 रुपया आपका 8 का वैल्यू है, 8% का वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? आप एक कैलकुलेट करोगे, आपको वैल्यू मिलेगा 75,000। देखा? या आप कैलकुलेटर में 6000 डिवाइडेड बाय 8% भी करोगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगा 75,000। ठीक है, मतलब अब हमारा डिवेंचर कितने का हो जाएगा? 75,000 का। और एंट्री क्या बनेगी देखिएगा, ओल्ड डिवेंचर हमारा कैंसिल हो रहा है, एंट्री सारा एक ही तरीके का है। 6% डिवेंचर ऑफ 100 अकाउंट डेबिट, ये हमारा कैंसिल हो गया 1 लाख का, है ना। टू 8% डिवेंचर 50 रुपीज का हो गया, कितने का? 75 का। और जो पैसा बचेगा वो हमारा चला जाएगा किसमें? कैपिटल। नरेशन पूरी वही लाइन लिख दीजिएगा जो वहां पर मेंशन किया है। ठीक है, ओके। हो गया यहाँ तक? नोट आप लोग बाद में कर लीजिएगा, इसके आगे अभी कुछ जर्नल हम लोगों को और करनी है, समझे? यहाँ तक का कैलकुलेशन समझ गए ना? धीरज, नेक्स्ट एंट्री थोड़ा सा पढ़ना, अभी हम लोगों के कुछ एडजस्टमेंट बाकी है। अच्छा यहाँ देखिएगा, मैं आगे की एंट्री यहाँ पर कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? तो डेट का कॉलम हम नहीं लिखे, डेट का कॉलम आप लोग बना लीजिएगा। आगे की एंट्री भी तो बाकी है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लूंगा, और जब आप लोगों का पूरा एंट्री खत्म हो जाए तो ये छोटा सा नोट लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या लिखा था? Fixed asset and stock are to be reduced by 2,76,000 and 19,000 respectively. ओके, ये हम लोगों का राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है। जो भी एसेट्स वगैरह घटता है
या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह, लॉसेस वगैरह, गुडविल वगैरह सब राइट ऑफ करते हैं। ये उसके बारे में बता रहा है कि 2 एसेट्स घट गया, तो आप चाहो तो यहाँ पर एंट्री दिखा दो, और या फिर मैंने क्या कहा है कि जितने भी लॉसेस, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, रिटर्न ऑफ जितना भी होगा वो सारा का सारा हम लोग एक ही साथ लास्ट एंट्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए कि अलग अलग किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं देखने को मिल जाए कि लास्ट में एक ही साथ सब राइट ऑफ किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें मैं इसलिए बताता हूँ कि सपोज करो मान लो तुम कहीं दूसरे जगह देख रहे हो, तुम ऐसे ही 3 बुक उठाकर देखोगे ना, जो भी तुम देखोगे नहीं, तुम 3 बुक उठाकर अगर देखोगे ना तो तुम देखोगे कि तीनों में लिखने का तरीका अलग अलग करके दिया है। समझ रहे हैं? तो हो सकता है अगर मान लो कोई देखे, बुक भले ही ना देखो, एग्जाम के समय बहुत सारा नोट्स वगैरह आने नहीं लगता, अंधाधुंध एकदम नोट्स आने लगता है, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, सभी के पास आता है। तो जैसे तुम्हारे पास, सब स्टूडेंट्स के पास अंधाधुंध एकदम नोट्स आ रहा है, तो उस समय अलग अलग तरीके का अलग अलग जगह देखोगे तो आपके मन में कोई डाउट ना आए, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हम लोग राइट ऑफ वाला एंट्री लास्ट में कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, आप पढ़ो। Arrears of preference dividend to be written off in full. Balance in profit and loss account to be written off. ओके, तो एरियर डिविडेंड जो रिटर्न ऑफ बोला है ना, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, वो कैंसिल। और जो लॉस रिटर्न ऑफ बोला है वो एक साथ कर लेंगे। और एकदम लास्ट में और एक चीज बोला है क्या, कि द फॉलोइंग आर टू बी गिवन इफेक्ट टू, कुछ और बातें हैं वो अभी बता रहा है लास्ट एडजस्टमेंट में। वो बोल रहे हैं अनरिकॉर्डेड डेटर हम लोगों को मिल गया 1,67,000 का। तो अगर मान लीजिए कोई डेटर मिला है, तो डेटर कौन होता है, कस्टमर, जिनसे पैसा पाना होता है। तो होगा क्या कि अगर एक डेटर मिल गया तो हम लोगों की आंखों में एक चमक आ जाएगा कि चलो इससे भी कुछ पैसा मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तो फंड बढ़ेगा ना हमारा, इसको हम लोग डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन में। और कैपिटल रिडक्शन एक फंड है, जब भी बढ़ेगा वो क्रेडिट ही होगा, डेबिट कौन हो जाएगा, डेटर। और ऐसे भी आप क्लास 11 से पढ़ते आए हो, एसेट अगर बढ़ता है, डेटर तो एसेट है ना, एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री एक हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने का, 1,67,000 का। अच्छा, आप लोग नरेशन लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि एंट्री के बाद ना मेरे को यहाँ जगह कम पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, लिख लीजिएगा नरेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें ही देखिए एक और बात, बी नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर एक आ गया पैसा लेने के लिए, समझ रहे हैं, और इसके साथ हम लोग कोई सेटलमेंट भी नहीं किए हैं। तो अगर वो पैसा लेने आया है, सुन रहे हो, और हम लोग इसके साथ कोई सेटलमेंट भी नहीं किए, सेटलमेंट कुछ होता कंपनी का तो ऊपर ही मेंशन किया होता है एडजस्टमेंट में, समझे? तो कोई सेटलमेंट नहीं है, वो पैसा लेने आ गया है, पैसा देंगे। और अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो सिंपल एंट्री क्या करोगे, बैंक क्रेडिटर्स। ओ बाबा, तो बदनाम कर दिया हमको। किसी को हम पैसा देंगे तो वो पार्टी डेबिट होगा ना। अब सुनिए, आपको एक बात मैंने बताई और कई बार बताई है, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन जाए ना तो 5 सेकंड समय लेकर बोला करो, ये बेसिक बात है। और हमको उम्मीद ऐसा है कि तुम गलत नहीं बोलते, लेकिन ये जो हम लोग इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं ना, वो गलत तरीका है, उसी के कारण हम लोग ज्यादातर गलती कर देते हैं। जैसे अगर तुम 5 सेकंड समय लेते तो तुम्हारा दिमाग बोलता कि पेमेंट जिसको हो रहा है वो पार्टी डेबिट होगा, और हमारे पास से तो पैसा जा रहा है, तो बैंक तो हमारा क्रेडिट होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन से फंड नहीं दे पाएंगे? हाँ, जब पेमेंट करना होता है ना तो हम लोग उसी से देते हैं, नॉर्मली बैंक से ही पेमेंट करते हैं।
और जब सेटलमेंट अगर कुछ सेटलमेंट के बारे में बोलता तो कैपिटल रिडक्शन यूज करते हैं। क्रेडिटर्स कितने का है हम लोगों का? 40,000 का। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स लिख लीजिएगा। और इसी में और एक दिया है लास्ट में, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5750। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या लिखे थे हम लोग? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का है पेमेंट? 5750। ठीक है, बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। अच्छा, इस एंट्री के बारे में आपको एक बात बता दें, सुनिएगा, नहीं तो फिर आपके मन में एक डाउट आएगी। हम लोग एक्सपेंस पे किए, तो यहाँ पर भी तो हमारा एंट्री होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है बेसिक, कि एक्सपेंस डेबिट होगा, तो हमारा एंट्री होना चाहिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हुआ? वो एंट्री कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वो एंट्री करोगे तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि लास्ट में ये चूंकि इस प्रोसेस का खर्चा था, तो ये इसी फंड से एडजस्ट होना चाहिए, समझे? तो अगर तुम रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक किए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो एक्सपेंसेस को फिर लास्ट में तुमको कैपिटल रिडक्शन में ले जाकर एडजस्ट करना पड़ेगा, वो लास्ट वाली एंट्री में, समझे? और या फिर आप एक ही साथ एडजस्टेड एंट्री कर दो, और क्या एंट्री कर दो? एक्सपेंस के जगह आप लिखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझे? अगर मान लीजिए आपको कहीं देखने को मिले कि लिखा है कि रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फिर देखोगे लास्ट वाले एंट्री में वो कैपिटल रिडक्शन के साथ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। और अगर आप शुरू में ही एडजस्टेड एंट्री पास कर दिए, किससे एडजस्ट कर दिए? कैपिटल रिडक्शन से, तो लास्ट एंट्री में आपको रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो अब हम लोग लास्ट एंट्री पास करेंगे जिसमें हम लोग कैपिटल रिडक्शन को यूज करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब हम लोग फंड को यूज करने जा रहे हैं, जितना भी फंड हमारा है सबको जोड़ लीजिए। यहां से देखिएगा जिनको डाउट होता है, 180 यहाँ है, दिखा? 120 यहाँ मिला, कितना हो गया? 3 लाख। जोड़ते रहना। फिर 250 यहाँ मिल रहा है, 550, 25 यहाँ मिला, 575 प्लस 167, 7,42,000। और इसमें से यहाँ देखो यूज हुआ है तो माइनस करना, 5750, 7,36,250। ठीक है, ये यूज हुआ है। अभी अगर मान लो ये यूज नहीं हुआ होता तो तुम्हारा कितना आता? 7,42,000। हम लोग पूरा 7,48,2,000 लिखते हैं, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को क्रेडिट करके एडजस्ट करते हैं इस एंट्री में। तो ये हमारा हो गया कितना? पूरा फंड जो हम यूज करने जा रहे हैं। अब लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना था लॉस? नोट में था, नोट में 4,25,000। ठीक है, गुडविल वगैरह राइट ऑफ करने बोला नहीं है, एक बोला था फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ करने। कितने से? 2,76,000 से। उसी में कुछ इन्वेंट्रीज था, है ना? स्टॉक को क्या लिखा है, इन्वेंट्रीज भी लिख सकता है। कितने का? 19,000 का। ठीक है, और कुछ राइट ऑफ करने बोला? प्रॉफिट
एंड लॉस कर दिए, फिक्स एसेट्स कर दिए और ये हम लोग स्टॉप कर दिए और कुछ राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, देखो अब जो भी पैसा बचता है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बैलेंस जो भी आएगा यहाँ पे दे देना, इसमें से ये तीनों माइनस कर दीजिए। 16,250 बता रहा है भाई, एक पर्सन आप लोग भी देख लो, 16,250 आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है पूरी बात? ठीक है, लास्ट में लिख दीजिएगा नरेशन कि कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज टू राइट ऑफ लॉसेस एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, देख लो, और भी कोई डाउट मन में आए तो फिर से बता देंगे, और जिनका नोट करना बाकी है पहले नोट कर लीजिए।